टुकड़ों में बटा हुआ था। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह इटली आज आपके विश्व के नक्शे पर है कहाँ। आप देख चुके हैं यह आपके पूरे विश्व का मानचित्र है, जिसमें आपका भारत देश यहाँ है जो एशिया महादेश का क्षेत्र है, और इसी के बगल में यूरोप महादेश है, और इसी यूरोप महादेश के देशों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए यहीं पे इटली है, इसी को थोड़ा जूम करेंगे, देख सकते हैं आप यूरोप में इतने सारे देश है, और देखिए यहीं पे है इटली, और इसी इटली के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इटली का एकीकरण, यह इटली है, इटली इसका राजधानी है रोम, ठीक है, यहीं पे है। अब देखिए यह तो आज का इटली है। अब हम यह देखते हैं कि 19वीं शताब्दी से पहले यह जो इटली है यह इसका मानचित्र कैसा था। तो आप देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में आपका जो इटली देश है वह ठीक इसी प्रकार का था। पूरा इटली नहीं था, सारे अलग अलग टुकड़े में बटे हुए थे, ठीक है, पूरा देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। देखिए यहाँ पे नीचे सिसिली और नेपल्स का देश था, ठीक है, यहाँ पे अलग शासन चल रहा था बुर्बो राजवंश का। ये पेपल राज्य अलग था, टस्कनी मेडोना पार्मा अलग था, ठीक है, लोम्बार्डी और वेनेसिया अलग था राज्य, ठीक। यहाँ देखिए सार्डिनिया और पिडमाउंट, यह क्षेत्र और यह क्षेत्र एक साथ सार्डिनिया और पिडमाउंट कहलाता है, यह अलग था, ठीक। इधर सेवई का क्षेत्र था और इधर नीस का क्षेत्र था। तो इटली जो था इतने सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। पहला बिंदु देखिए क्या कह रहा है कि लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। यह जो लोम्बार्डी और वेनेसिया है, देखिए इसके इस तरफ ऑस्ट्रिया देश था पहले, ठीक, तो यह दोनों क्षेत्र ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। अगला बिंदु कह रहा है कि मध्य इटली में धर्मगुरु पोप का शासन था। देखिए यह जो मध्य इटली है पेपल राज्य, यहाँ पे धर्मगुरु पोप का शासन था। जैसे आपके हिंदू धर्म में पंडित होते हैं वैसे ही ईसाई धर्म में पोप होते हैं, तो उन्हीं का शासन चल रहा था यहाँ पे। अगला बिंदु कह रहा है कि दक्षिण के नेपाल तथा सिसिली राज्यों में बुर्बो राजवंश का शासन था। यह क्षेत्र बुर्बो राजवंश के अधीन था, ठीक। फिर अगला बिंदु कह रहा है कि उत्तर पश्चिम के कुछ राज्य फ्रांस के कब्जे में था। देखिए उत्तर पश्चिम का यानी यह क्षेत्र सेवई और नीस, देखिए इसके इस तरफ फ्रांस देश था, ठीक। तो सेवई और नीस का जो क्षेत्र था लगभग इसके कुछ क्षेत्र फ्रांस ने अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक। तो इस तरह से यह जो पूरा इटली है यह टुकड़ों में बिखरा हुआ था। इटली पहले नहीं था। और आपने पिछले अध्याय में अच्छे से पढ़ा, पिछले भाग के वीडियो में, कि 1814 में जब नेपोलियन का हार हुआ, नेपोलियन का पतन हुआ, तो उसके बाद 1815 में क्या हुआ, वियना कांग्रेस हुआ, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक कांग्रेस हुआ और वहां पे बैठक हुई, और तभी से इटली के लोगों को भी लगा कि हमारा देश भी एक होना चाहिए। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस में ही इटली के एकीकरण का बीज बोआ गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इटली का एकीकरण हुआ कैसे। तो आइए इस इटली के एकीकरण में सबसे पहले हम जोसेफ मेजनी के योगदान को समझते हैं। देखिए यह जो जोसेफ मेजनी थे, इनका जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था, ठीक, यह यूरोप का ही एक देश है। वे फ्रांस की राज्य क्रांति से बहुत प्रभावित थे तथा इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के समर्थक थे। वे चाहते थे कि इटली क्या एक हो जाए, और फ्रांस का जो राज्य क्रांति हुआ था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे वे, ठीक है। तो सन 1831 में उन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नए इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया, सभी राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में भी चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया, ठीक है। उसके बाद मेजनी अपने विचारों से इटली की जनता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए प्रोत्साहित करता रहा, और अंततः यानी अंत में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और मेजनी की हार हुई और वह पलायन करके दूसरे देश में चला गया। असल में इटली का बहुत सारा क्षेत्र ऑस्ट्रिया हथिया लिया था, ठीक है, तो ये चाहता नहीं था कि वहां पे कोई इस तरह का आंदोलन हो, ठीक। तो इस मेजनी के आंदोलन को ऑस्ट्रिया ने कुचल दिया और मेजनी को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। तो चलिए इटली का निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ, शुरुआत तो हुआ, कुछ किसी ने शुरुआत तो किया इटली को एक करने का। अब चलिए अब हम आगे विक्टर इमैनुअल तथा काउंट काबूर के योगदान को समझते हैं कि इटली के एकीकरण में उन्होंने किस प्रकार अपना योगदान दिया। सबसे पहले तो यह थे कौन और किस तरह से इन्होंने योगदान किया। तो देखिए सबसे पहला बिंदु है कि विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था तथा राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थक था। कहने का मतलब आप मैप पे देखिए, यह जो विक्टर इमैनुअल था यह इसी सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। सार्डिनिया पिडमाउंट यह क्षेत्र और यह क्षेत्र दोनों मिला के सार्डिनिया पिडमाउंट था, ठीक। और विक्टर इमैनुअल के मन में यह सपना था कि यह सारा क्षेत्र एक हो जाए और एक इटली नाम से जाना जाए। मतलब इनके मन में एक राष्ट्र का विचार आ रहा था कि सारा इटली एक हो, ठीक। लेकिन यह शासक थे सिर्फ यही सार्डिनिया और पिडमाउंट के, ठीक है। अगले बिंदु में कह रहा है कि यह जो विक्टर इमैनुअल थे इन्होंने राष्ट्र के एकीकरण हेतु काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक। यानी विक्टर इमैनुअल वहां के राजा थे और इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया, काउंट काबूर को। क्यों,
इटली को एक करने के लिए। अब अगले बिंदु में कह रहा है कि सबसे पहले काउंट काबूर ने अपने राज्य सार्डिनिया पिडमाउंट के उन्नति पर ध्यान दिया और उनके प्रयासों से सच में यह एक सशक्त राज्य बन गया। मतलब काउंट काबूर के प्रयासों से यह जो सार्डिनिया और पिडमाउंट का क्षेत्र था यह काफी मजबूत हो गया। ठीक, तो उनके प्रयासों से यह एक मजबूत राज्य बन गया। अगला बिंदु कह रहा है कि काबूर एक समझदार व्यक्ति था जिसे यह पता था कि अपने इटली राष्ट्र से ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप हटाने के लिए विदेशी सहायता आवश्यक है। मतलब उस समय बहुत सारे क्षेत्र इटली के किसने हथियाया हुआ था? ऑस्ट्रिया ने। आप यहाँ मानचित्र पर भी देख सकते हैं, यह जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र था यह दोनों ऑस्ट्रिया के पास था और उस समय ऑस्ट्रिया एक मजबूत राष्ट्र था। ठीक है, और यहाँ के जो शासक थे काउंट काबूर प्रधानमंत्री, उनको पता था कि ऑस्ट्रिया को हराना इतना आसान नहीं है, यह क्षेत्र उससे प्राप्त करना आसान नहीं है। और उस समय यह जो फ्रांस था इधर, ठीक है, यह फ्रांस काफी मजबूत देश था, इसका सैन्य बल भी बहुत ज्यादा था। ठीक, तो काउंट काबूर को लगता था कि अगर फ्रांस का सहयोग मिल जाए तो हम ऑस्ट्रिया से इस दोनों क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेंगे। तो वही कह रहा है कि काबूर को पता था कि बिना विदेशी सहयोग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगला बिंदु में कह रहा है कि काबूर ने क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की सहायता की तथा युद्ध समाप्ति के बाद 1856 में पेरिस की जब संधि हुई जिसमें फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय ने इटली को जरूरत पड़ने पर सैनिक मदद देने का वादा किया। ठीक, अब फ्रांस की क्रांति में पढ़ चुके हैं, जब फ्रांस लास्ट टाइम में जब आजाद हुआ है, वहां गणतंत्र स्थापित हुआ है, तो वहां के राजा कौन थे? नेपोलियन तृतीय। ठीक है, वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, ये दूसरे थे, नेपोलियन तृतीय। ठीक, तो एक बार क्या होता है कि क्रीमिया का जब युद्ध होता है तो उस क्रीमिया के युद्ध में यह जो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है काउंट काबूर, यह फ्रांस को बहुत मदद करता है, पूरा जी जान से मदद करता है। ठीक, और जब मदद करता है और फ्रांस उस युद्ध में जीत जाता है तो 1856 में पेरिस की संधि होती है। ठीक, और फ्रांस खुश होकर, यानी काउंट काबूर से खुश होकर काउंट काबूर को जरूरत पड़ने पर मदद करने का और सैनिक मदद करने का वादा कर देता है कि चलो तुमको भी जब जरूरत पड़ेगा तो हम तुमको क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक, अगले बिंदु में देखिए क्या हो रहा है कि फ्रांस की सहायता का आश्वासन पाकर काबूर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध करने के लिए तत्पर था और चाह रहा था कि कब युद्ध हो जाए। ठीक, ऑस्ट्रिया से। अंततः काबूर के इशारे पर लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह हुआ और फलस्वरूप 1859 में दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। देखिए असल में यह जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का क्षेत्र था यह तो ऑस्ट्रिया के पास था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी वह इटली के साथ रहना चाहती थी, यानी एक इटली बन के रहना चाहती थी। ठीक, तो यहाँ की जनता ने भी यहाँ के जो काउंट काबूर, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उनके कहने पर विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे दोनों में युद्ध हो गया। काउंट काबूर चाह ही रहा था कि युद्ध हो क्योंकि इसको सपोर्ट था फ्रांस का। ठीक, और युद्ध स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पिडमाउंट में। तो इस बिंदु में आपने समझा कि फ्रांस का सहयोग का आश्वासन पाकर ऑस्ट्रिया क्या किया? युद्ध छेड़ दिया। किसके खिलाफ? नहीं, सार्डिनिया पिडमाउंट ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और 1859 में दोनों पक्षों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब देखिए अगले बिंदु में क्या हो रहा है कि युद्ध जारी ही था कि अचानक फ्रांस ने अपने को युद्ध से अलग कर लिया, जिसके निम्न कारण थे। ठीक, अब जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है फ्रांस जो है वह अब अपना सैनिक पीछे खींच लेता है। अब क्यों पीछे खींच लेता है? तो इसके 3 कारण थे। अब तीनों कारण को समझिए। प्रसा के युद्ध में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को सहायता करने का वचन दे दिया था। देखिए यह जो प्रसा है इसका आज का नाम जर्मनी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में कैसे प्रसा जर्मनी बना। ठीक, तो प्रसा का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें ऑस्ट्रिया देश जो था उसने फ्रांस को क्या किया? सहायता करने का वचन दे दिया कि चलो तुम युद्ध करो, हम तुमको सहायता करेंगे। ऑस्ट्रिया बोला फ्रांस को। ठीक, अब जैसे ही ऑस्ट्रिया फ्रांस को सहायता करने का वचन दिया तो उस समय आपको तो पता ही है ऑस्ट्रिया ज्यादा मजबूत देश था, तो फ्रांस सोचा कि ऑस्ट्रिया हमको मदद करेगा तो हम आसानी से जीत जाएंगे। ठीक, तो इस कारण से उसने अपना सैनिक पीछे खींच लिया। दूसरा कारण क्या था कि काबूर की सहायता करना फ्रांस के लिए काफी खर्चीला हो रहा था। ठीक, यानी काउंट काबूर को मदद कर रहा था फ्रांस, उससे उसको बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। ठीक, यह भी कारण था। और तीसरा कारण यह था कि इटली का संगठित होना फ्रांस को उचित नहीं लग रहा था। फ्रांस नहीं चाह रहा था कि इटली एक संगठित देश बन जाए, उससे मजबूत बन जाए। आप तो देखे ही हैं यहाँ की जो इटली है सार्डिनिया पिडमाउंट क्षेत्र है, इसके जस्ट बगल में कौन सा देश है? फ्रांस है। ठीक, तो फ्रांस क्यों चाहेगा कि उसके जस्ट बगल में कोई बड़ा देश बन जाए? तो फ्रांस के मन में था कि कहीं यह ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो एक दिन क्या करेगा? हम ही पर यह चढ़ाई कर देगा। ठीक, तो आपने देखा कि युद्ध जारी ही था कि अचानक इन 3 कारणों से फ्रांस जो है वह अपना सैनिक पीछे खींच लेता है, युद्ध में सहायता नहीं करता है सार्डिनिया पिडमाउंट को और काउंट काबूर को। ठीक, अब क्या हो रहा है? अंततः इटली कमजोर पड़ गया और इटली तथा ऑस्ट्रिया के बीच ज्यूरिख की संधि हुई जिसके अनुसार निम्न बातें हुई। अब जाहिर सी बात है जब फ्रांस पीछे खींच लिया तो इटली जो है सार्डिनिया पिडमाउंट वह कमजोर पड़ गया। ठीक, और कमजोर पड़ गया तो हारने लगा। अब जैसे ही हारने लगा तो ज्यूरिख की संधि हुई। ठीक, अभी संधि में क्या होता है? लोम्बार्डी का प्रदेश पिडमाउंट के अधिकार में दे दिया गया,
वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के अधिकार में रखा गया। और अगला बिंदु है नीच तथा सेवाय के प्रदेश फ्रांस को दे दिए गए। अब देखिए यह क्या हो रहा है। देखिए इस ज्यूरिख की संधि में यह जो लोम्बार्डी प्रदेश है यह सार्डिनिया पिडमॉन्ट को मिल जाता है। ठीक, बस यही छोटा मिलता है। और यह जो वेनेशिया का क्षेत्र है यह ऑस्ट्रिया के पास रह जाता है। ठीक, और यह जो सेवोई और नीस का जो क्षेत्र है इसका कुछ हिस्सा फ्रांस को मिल जाता है। ठीक, और यहीं पे यह युद्ध खत्म हो जाता है और काउंट काबूर को बस इतना ही से संतोष करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि फ्रांस का हेल्प मिलने वाला था नहीं और ऑस्ट्रिया काफी मजबूत था। ठीक, तो अब देखिए काउंट काबूर क्या दिमाग लगाता है। काउंट काबूर क्या स्टेप ले रहा है। युद्ध से हटने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय को काउंट काबूर ने अपने क्षेत्र नीस तथा सेवाय के प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्य इटली के एकीकरण हेतु मध्यस्थता करने के लिए राजी करवाता है। कहने का मतलब है कि ज्यूरिख की संधि में तो यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया को मिल गया, इसका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र फ्रांस को मिल गया। ठीक, और इसको मात्र यही मिला। तो अब क्या करता है काउंट काबूर, एक दिमाग लगाता है और फ्रांस का जो उस समय शासक होता है नेपोलियन तृतीय, उसको ये कहता है, लोभ देता है कि इस सेवई और नीस का जो पूरा प्रदेश है वो आप ले लीजिए। मतलब इस दोनों प्रदेश को क्या करता है, फ्रांस को देने का लोभ देता है कि हम आपको ये दोनों प्रदेश क्या करेंगे, आपको पूरा तरह से दे देंगे। आप बस हमको क्या कीजिए, यह जो मध्य इटली का क्षेत्र है यानी परमा, मेडोना, टस्कनी, ठीक है, पेपल राज, यह सब क्या कीजिए आप हमको मिला दीजिए इटली में। फ्रांस क्या होता है इस बात के लिए तैयार हो जाता है। तो अब जैसे ही देखिए फ्रांस का मदद मिलता है सार्डिनिया पिडमाउंट के प्रधानमंत्री को, काउंट काबूर को, तो क्या होता है, अंततः काबूर ने मध्य इटली की सभी रियासतों यानी परमा, मेडोना, टस्कनी इत्यादि को जनमत संग्रह करवाकर अपने में मिला लिया। ठीक, और इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों का एकीकरण हो चुका था। कहने का मतलब है, आप मैप पर देखिए, यानी 1862 ईस्वी तक इस रोम और इस दक्षिण इटली को छोड़कर और इस वेनेशिया क्षेत्र को छोड़कर, यह वेनेशिया ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, बाकी सारा जो जगह था यह सब इटली के कब्जे में आ गया था, यानी एक इटली का एकीकरण हो गया था। ठीक, अब खाली बच गया था वेनेशिया, ये सिसिली और नेपल्स का प्रदेश, और यह रोम। अब चलिए आगे हम गैरिबाल्डी के योगदान को जानते हैं कि गैरिबाल्डी जो था उसका क्या योगदान था इटली को एक करने में। ठीक, तो सबसे पहला बिंदु है कि गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस में हुआ था। वह पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगला बिंदु कह रहा है कि उसने अपने नेतृत्व में लाल कुर्ती नामक दल नामक सेना का संगठन किया था, जिसके सहयोग से उसने दक्षिणी वंश से स्वतंत्र कर दिया। ध्यान दीजिए, गैरिबाल्डी जो था वह इस दोनों सिसिलियों का जो राजतंत्र था यानी सिसिली और नेपल्स का प्रदेश, यहाँ पे बुर्बो राजवंश का शासन था। ठीक है, तो इस राजवंश को वह खत्म कर दिया और इसको स्वतंत्र करा दिया और इसको इस इटली में मिला दिया। किसने? गैरिबाल्डी ने। अब देखिए अगला बिंदु क्या कहा है गैरिबाल्डी के विषय में कि गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संदेह के इटली के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। उस समय सार्डिनिया पिडमाउंट जो था उसका राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था। ठीक, और इसने लगभग आधे इटली का एकीकरण कर चुका था पहले ही। ठीक, और यह जो गैरिबाल्डी था इसने जो दक्षिणी इटली का जो क्षेत्र जीता था यानी उसको स्वतंत्र कराया था, सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र, उसको फ्री में बिना किसी संदेह के किसको दे दिया? विक्टर इमैनुअल को। ठीक, देखिए विक्टर इमैनुअल द्वारा दक्षिणी इटली के शासक बनने के प्रस्ताव को भी गैरिबाल्डी ने अस्वीकार कर दिया। विक्टर इमैनुअल कहा कि चलो तुमने दक्षिणी इटली को स्वतंत्र कराया है, सिसिली तथा नेपल्स के क्षेत्र को क्या कराया है? स्वतंत्र कराया है, तो चलो तुम वहां का प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन इस प्रस्ताव को वह अस्वीकार कर दिया। ठीक, स्वीकार नहीं किया। गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति भी राष्ट्र को समर्पित कर दी। साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगा। ठीक, देखिए इतना महान हृदय वाला था वो। इसके बाद देखिए अगले बिंदु में क्या कर रहा है कि उनके इस त्याग और बलिदान की भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला लाजपत राय के द्वारा खूब प्रचारित किया गया था। ठीक, अब देखिए अब इटली राष्ट्र बड़ा और मजबूत हो चुका था। अंततः विक्टर इमैनुअल ने रोम को भी इटली में मिला लिया और उसे अपने देश की राजधानी बना दी। कहने का मतलब है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था वह पहले तो इतना इटली को अपने एकीकरण कर ही लिया था। ठीक, यह जो क्षेत्र था इस गैरिबाल्डी के सहयोग से यह भी इटली में मिल गया। ठीक, और जब मिल गया तो अब इटली बड़ा हो गया, मजबूत हो गया, तो धीरे धीरे रोम को भी अपना बना लिया और वेनेशिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से देखिए यूरोप के मानचित्र पे देखिए इटली आज भी ठीक उसी प्रकार आज भी है।
तो आप देख सकते हैं यह था आपका इटली का एकीकरण, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, समझते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। देखिए, जिस समय इटली का एकीकरण हो रहा था, इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। मतलब वहां भी जोड़ तोड़ का नीति चल रहा था कि किस तरह से एक जर्मनी देश बन जाए। तो आप यूरोप के मानचित्र में देख सकते हैं कि फ्रांस का जो एकीकरण है हमने पहले ही पढ़ लिया था पहले भाग के वीडियो में। अभी हमने इटली को समझ लिया, इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अब हम तीसरा जो समझने वाले हैं वह है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी देश यही है, आप देख सकते हैं यूरोप के मानचित्र पे, और इसका जो राजधानी है वह बर्लिन है। यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण के बारे में क्या कह रहा है, पहला बिंदु देखिए, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बिखरा हुआ था, जिसमें प्रूसिया सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने जो आज का जर्मनी देखा, पहले वह जर्मनी नहीं था, बल्कि यही छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से बटा हुआ था। और इस जर्मनी का जो सबसे मेन जो क्षेत्र था वह था प्रूसिया। प्रूसिया आज के डेट में आपके मानचित्र पर नहीं है, यह जर्मनी हो चुका है आज। ठीक, तो 300 जो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था जर्मनी, उसका सबसे प्रमुख राज्य कौन था, प्रूसिया। अगला बिंदु में देखिए, वस्तुतः जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। यानी यह जो नेपोलियन बोनापार्ट था, यह क्या किया था, जितने भी क्षेत्र था उतने दूर का, उस सब को जीत लिया था, अपने अंडर में कर लिया था और राइन राज्य संघ बना दिया था। लेकिन जब नेपोलियन हार गया वाटरलू का युद्ध में, तो यही राइन राज्य का जो संघ है, यह धीरे धीरे एक जर्मनी देश के रूप में बनने का सपना देखने लगा, और वहां पे राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए। एकीकरण का जो काम है वहां पे शुरू होने लगा। अब देखिए, शुरू होने में वहां के व्यापारियों का भी काफी योगदान था। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रूसिया के नेतृत्व में जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। कहने का मतलब है, ये जो व्यापारी थे वे प्रूसिया के सहयोग से क्या बनाया, जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। ठीक है, इसका काम क्या था, जितने भी व्यापारी है उसको पूरे जर्मनी का जो सपना था, उसमें कहीं भी जाने पर, कहीं भी कोई सामान को बेचने पर कोई टैक्स वैक्स ना लगे, माप तौल का वस्तु सभी जगह एक समान हो। तो इस बात का ध्यान रखा जाने लगा, किसके द्वारा, जाल्वेरिन नामक आर्थिक संघ के द्वारा। ठीक, अगला बिंदु कह रहा है कि प्रूसिया के शासक विलियम फ्रेडरिक ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। ठीक, देखिए, यह जो बिस्मार्क था उस समय का बहुत ही महान सैन्य अधिकारी था। ठीक है, और उसी सैन्य अधिकारी को यह जो विलियम फ्रेडरिक जो प्रूसिया का शासक था, राजा था, उसने उसको क्या कर दिया, अपना चांसलर नियुक्त किया। इसलिए कि ताकि पूरी जर्मनी को वह एक कर सके। अब देखिए, बिस्मार्क को थोड़ा अच्छे से समझिए। उनका पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क था, जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। इनका मानना था कि सैन्य शक्तियों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है, और अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। यानी सैनिकों का संख्या बढ़ाने लगे और उनके प्रशिक्षण पर ज्यादा जोर देने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि सैनिक के बल पर ही हम क्या कर सकते हैं, पूरा जर्मनी को एक कर सकते हैं। ठीक, बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से सेल्सविग और होल्स्टीन को डेनमार्क से सैन्य बल पर छुड़ाया। आप आज के मानचित्र में देख सकते हैं, यह जर्मनी है और जस्ट इसके ऊपर है डेनमार्क। ठीक है, और इस डेनमार्क ने इसके इधर के क्षेत्र जो था होल्स्टीन और सेल्सविग, इसको क्या किया था, इसने हथिया कर रखा था। तो इस प्रूसिया ने, जो अभी जर्मनी है, क्या किया, होल्स्टीन और सेल्सविग को डेनमार्क से छुड़ा लिया। तो उसने अपने नीतियों से सेल्सविग और होल्स्टीन को क्या किया, डेनमार्क से छुड़ा लिया। इसके बाद ऑस्ट्रिया के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस और इटली से समझौता करके ऑस्ट्रिया को 1866 के सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया। यानी उस समय ऑस्ट्रिया काफी मजबूत था, आपको हम बता चुके हैं। ठीक, तो इसको हराने के लिए क्या किया, उसने फ्रांस और इटली से समझौता किया, यानी सहयोग लिया, और 1866 में सेडोवा के युद्ध में हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ठीक, और ऑस्ट्रिया जो भी क्षेत्र जीता हुआ था उसे वापस ले लिया। इसके बाद फ्रांस के कब्जे वाले क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क ने 19 जून 1870 को शुरू सेडोन की लड़ाई में फ्रांसीसियों को भी पराजित कर दिया। ठीक, इसके बाद जब ज्यादा मजबूत हो गया यह जर्मनी, तो फ्रांस जो इसको सहयोग किया था, ठीक है, वापस से फिर उसी फ्रांस के साथ वह युद्ध करने लगा, और फ्रांस ने जिन जर्मनी के क्षेत्रों को कब्जा किया हुआ था, ठीक है, उसको इसने छीन लिया बिस्मार्क में। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि अंततः 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई। यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच शांति हुई कब, 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा।
अंतोगत्वा जर्मनी 1871 तक एक महाशक्ति तथा एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में स्थान पाया। ठीक, तो कुल मिलाकर यह जो यूरोप के नक्शे पे आप इस जर्मनी को देख रहे हैं, यह 1871 के बाद ही यह नक्शा सामने आया। तो चलते हैं अपने किताब पर। देखिए, जर्मनी का एकीकरण आप अच्छे से समझ चुके हैं और इस एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था इसको भी आप समझ चुके हैं। हम चलते हैं आगे, समझते हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ठीक, सबसे पहले तो यह देखिए कि यह यूनान है कहाँ। तो देखिए, यह है आपके पूरे यूरोप का मानचित्र और देखिए यहाँ पे एथेंस नामक देश है। ठीक है, एथेंस जिसका राजधानी है ग्रीस। और अच्छे जूम करके देखिए, यही आपका एथेंस देश है और इसका राजधानी कहाँ है? ग्रीस। आज के डेट में है यह। ठीक, और इसी देश का पहले का नाम था यूनान। ठीक, इसके बगल में जस्ट देखिए इधर इटली है। ठीक, और इधर तुर्की साम्राज्य है। और देखिए इसके उत्तर में यहाँ पे देखिए अल्बानिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैसेडोनिया है, यहाँ पे बुल्गारिया है। ठीक, और यही आपका देश है एथेंस यानी यूनान। तो वही यहाँ पे पहला बिंदु में कह रहा है कि यूनान यूरोप का एक देश है जिसे आज हम एथेंस के नाम से जानते हैं और इसका राजधानी कहाँ है? ग्रीस है। ठीक, देखिए यूनानी विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि से प्रेरणा लेकर पूरे यूरोपीय देश अपनी तरक्की कर रहे थे, परंतु यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। मतलब यूनानी विचार, दर्शन, कला और चिकित्सा का जो विज्ञान था वह काफी विकसित था उस जमाने में। ठीक है, और उसके विज्ञान से आगे बढ़ गए पूरे यूरोप के देश। ठीक, और यह यूनान पीछे रह गया, यानी यह जो यूनान था यह तुर्की साम्राज्य के अधीन था, यानी तुर्की ने उस पर कब्जा जमाया हुआ था। मानचित्र पे देखिए, यहाँ पे आपका यूनान है यानी एथेंस। ठीक, और जस्ट इसके बगल में तुर्की साम्राज्य था यहाँ पे। ठीक है, इसको ओटोमन एम्पायर भी कहते थे। ठीक, तो इस तुर्की का शासन था यहाँ पे। तो देखिए, आपने देखा कि यूनान से के विचार को लेकर पूरे यूरोपीय देश तरक्की कर रहे थे और यह यूनान बेचारा पीछे रह गया था और तुर्की साम्राज्य के अंडर में चला गया था। तो 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। ठीक, किसके नेतृत्व में? अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में। ठीक, और इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस के समर्थन से यूनानियों ने तुर्की के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें तुर्की सेना बुरी तरह पराजित हुई और 1829 में एड्रियानोपोल की संधि हुई। ठीक, यानी देखिए यह जो यूनान है यह इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के समर्थन प्राप्त करके, यानी इसका हेल्प लेकर लड़ाई करता है तुर्की से और तुर्की से आजाद हो जाता है। ठीक, और 1829 में क्या होता है? एड्रियानोपोल की संधि होती है। इस संधि में क्या होता है कि 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक, और बाइवेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया जाता है। इस तरह से यूरोप में यूनान जो देश है, एथेंस देश, वह भी एक देश बनकर उभरता है यूरोप के नक्शे पे। तो कुल मिलाकर आपने यूनान में राष्ट्रीयता का उदय को भी समझ लिया लगभग। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे आपका हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय है। ठीक है, चलिए हम हंगरी को समझते हैं। तो देखिए, देखते हैं हम हंगरी कहाँ है। तो देखिए हंगरी यहीं पे है, इसका राजधानी बुडापेस्ट है। आपने सबसे पहले फ्रांस को पढ़ा, फिर इटली को पढ़ा, जर्मनी को पढ़ा और यूनान को भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हंगरी के बारे में। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, और यही देश है यूरोप के नक्शे पे। देखिए हंगरी के बारे में देखिए, हंगरी यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक, देखिए हंगरी जो था वह ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था। ठीक, हंगरी पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया देश का। ठीक, और हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुत तथा फ्रांसिस टिक नामक क्रांतिकारी कर रहे थे और अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने वहां स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार कर ली, यानी हंगरी स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया ऑस्ट्रिया से। ठीक, तो आपने हंगरी के बारे में पढ़ लिया। हम चलते हैं आगे, पोलैंड के बारे में देखते हैं। यह पोलैंड कहाँ है? तो देखिए इस मानचित्र पे यहीं पे है पोलैंड। ठीक है, और इसका राजधानी वार्सा है और इस पोलैंड पर भी ऑस्ट्रिया का ही नियंत्रण था। देखिए आज ऑस्ट्रिया कितना छोटा सा देश बनकर रह गया है, पहले यह बहुत मजबूत था ऑस्ट्रिया। देखिए पोलैंड में राष्ट्रीयता का उदय जो है, पोलैंड यूरोप का एक देश है जिसका राजधानी कहाँ है? वार्सा है। अभी आपने देखा पोलैंड पर रूस तथा ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। पोलैंड पर रूस का भी नियंत्रण था और ऑस्ट्रिया का भी नियंत्रण था। 1830 में यहाँ भी क्रांति हुई, परंतु विद्रोह को कुचल दिया गया। अंततः 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड जो है वह आजाद हो गया इस दोनों देश से, ऑस्ट्रिया और रूस से। ठीक, और यूरोप के मानचित्र पर एक नया देश उभर कर आया। चलिए, तो आपने पोलैंड को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं, लास्ट जो देश है वह है बोहेमिया, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यूरोप के इस मानचित्र में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ ऑस्ट्रिया के जस्ट ऊपर यहाँ पे चेक रिपब्लिक है। ठीक, इसका राजधानी है पराग्वे। इसी चेक रिपब्लिक को पहले बोहेमिया नाम से जाना जाता था।
ठीक। और यह जो चेक रिपब्लिक था यानी बोहेमिया, यह भी पहले ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में ही था, यानी ऑस्ट्रिया का ही इस पर शासन था। तो देखिए, बोहेमिया जो है यह यूरोप का एक देश है जिसे आज हम चेक गणराज्य के नाम से जानते हैं, और इसकी राजधानी कहाँ है? पैराग्वे है। ठीक, आपने देखा भी है। इस देश में चेक जाति के लोग बहुसंख्य में थे, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में थे चेक जाति के लोग, और यहाँ ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। धीरे धीरे इन लोगों ने भी क्या किया? आंदोलन किया और ऑस्ट्रिया से मुक्ति पा ली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आज का जो आपका यूरोप का मानचित्र है वह ठीक इस प्रकार का है। ठीक, आप पहले से भी इसको देख रहे हैं। यहाँ फ्रांस है, यहाँ इटली है, यहाँ जर्मनी है। ठीक, यहाँ आपका एथेंस है यानी यूनान, यहाँ हंगरी है, यहाँ चेक रिपब्लिक है यानी बोहेमिया, और यहाँ पे पोलैंड है। इसके अलावा भी बहुत सारे देश है, लेकिन आपको पढ़ना इन्हीं सब देश के बारे में था। तो देखिए, अंत में आपके किताब में क्या क्या कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया। ठीक, यानी यूरोप में जैसे जैसे देश आजाद होने लगे तो ये जो समाचार है ये पूरे विश्व में फैलने लगा, और धीरे धीरे विश्व के सभी देश दूसरे देशों जहाँ जहाँ पे दूसरे देशों का नियंत्रण था वहां से आजाद होने के लिए आंदोलन करने लगे, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में भी विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी। ठीक, और उस समय हमारे देश में किसका शासन था? आपको तो पता ही है, अंग्रेजों का शासन था। ठीक, तो ये मैसेज हमारे देश में भी आया और हमारे देश में भी लोग सजग हुए और अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन करने लगे। यहाँ पे देखिए, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। ठीक, यानी फ्रांस की क्रांति जब हुआ था 1789 में, तो उसमें मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान था, और वह काफी प्रभावित हुआ था वहां की क्रांति से। ठीक, और प्रभावित होने के बाद टीपू सुल्तान ने भी जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई थी और उसका खुद सदस्य बना था, और श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया था। आप देख सकते हैं आपका यह जो भारत का मानचित्र है, ठीक है, इस भारत के मानचित्र में देखिए यहाँ पे कर्नाटक राज्य है। ठीक, और यहीं पे पहले मैसूर का शासन था। ठीक है, और इसी मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान, जो 1789 के फ्रांस की क्रांति से काफी प्रभावित हुआ था। तो इस तरह से यूरोप के जो फ्रांस देश में सबसे पहले जो आंदोलन हुआ, ठीक है, उसका मैसेज यूरोप के बाकी देशों में गया, और यूरोप के बाकी देश भी दूसरे देशों से स्वतंत्र होने लगे। ठीक, और जब यूरोप के देश स्वतंत्र होने लगे तो ये मैसेज पूरे विश्व में गया, और धीरे धीरे बाकी सभी देश भी स्वतंत्र होने के लिए अपने देश के शासकों के प्रति आंदोलन करने लगे। जैसे उस समय हमारे देश में भी अंग्रेजों का शासन था, आपको तो पता ही है। ठीक, तो अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाने के लिए हमारे यहाँ भी आंदोलन